गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो लास्ट जो हमने टॉपिक करा था लाभ हानि, ठीक है। सो देखो हमारे जो जो टॉपिक्स अभी बचे हैं वो कौन कौन से, एक तो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ऑल्दो इन टॉपिक से यूपीएससी ने बहुत ही कम सवाल पूछे, हम देखेंगे कौन कौन से पूछे, बट बहुत कम पूछे। फिर हमारा एक टॉपिक है अनुपात, समानुपात, साझेदारी, मिश्रण। अनुपात से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए, ठीक है। समानुपात, साझेदारी, मिश्रण तीनों से बहुत कम सवाल पूछे, ठीक है। बट हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है सो दैट हमें आइडिया हो कि क्या है। और मिश्रण के भी जितने सवाल पूछे गए वो मेजॉरिटी अनुपात के कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद एक टॉपिक है समय और कार्य, एक टॉपिक है औसत, एक टॉपिक है समय, दूरी और चाल। तो एक तो ये हमारे टॉपिक्स बचे, ठीक है। तो अरिथमेटिक में ये टॉपिक रह गए। थोड़ा बहुत मैं आपको डीआई और डीएस भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। और प्रयागराज वाले बैच में मैंने डीआई नहीं लिया था, बट आपके बैच में मैं थोड़ा बहुत डीआई भी पढ़ाऊंगा कि आपको डीआई का आइडिया हो। और डीएस है जो पिछले 2-3 सालों से सवाल आ रहे हैं वो स्टेटमेंट वाले, कि क्वेश्चन पहली स्टेटमेंट से सॉल्व होगा, दूसरी से नहीं होगा, या दूसरे से होगा पहले से नहीं होगा, या दोनों का यूज हो करने पे होगा। उसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि उसमें मैंने देखा बहुत सारे लोगों को उन ऑप्शंस का मतलब भी ढंग से नहीं पता होता कि क्या मतलब है। तो वो समझेंगे और उस पर कुछ सवाल करेंगे सो दैट एक बेसिक आइडिया हो जाए। यानी कि ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हैं हमारे पास जिसमें हमारा ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। और CSAT वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्लासेस आपकी सेकंड स्लॉट में ही है, मतलब इससे पहले जीएस हो रही होगी, उसके बाद ये, ठीक है। वो मैंने इसलिए भी रखी कि थोड़ा अगर बढ़ाना होगा तो हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप चाहोगे तो, नहीं चाहोगे तो पहले भी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टाइम ये 2 हफ्ते ही है। मैं ये चाहता हूं कि हम इस 2 हफ्ते को प्रॉपरली यूटिलाइज करें, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हम खत्म कर ही लेंगे, बट अगर हम थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ेंगे तो हम डाउट्स पे फोकस कर लेंगे, थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे फोकस कर लेंगे, ठीक है। तो वो करा जा सकता है। सो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि इन 2 हफ्ते, जैसे मान लो हमारी क्लास 2-2.5 घंटे चल रही है, इसके अलावा हर स्टूडेंट कम से कम घर पर भी 2 से 2.5 घंटे CSAT पढ़ ले, जिसका सिर्फ टारगेट यूपीएससी की तैयारी है। अब मान लो किसी के कॉलेज के एग्जाम है तो बात अलग है, हो सकता है उसे वहां टाइम देना पड़ रहा, बट अगर टारगेट सिर्फ यूपीएससी की तैयारी है तो क्लास के अलावा भी आप 2-2.5 घंटे CSAT सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। अभी मैं जीएस वाले की बात नहीं कर रहा, ठीक है। क्लास के अलावा CSAT पे 2 से 2.5 घंटे जो हम पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दो, सो दैट जो शीट आपको मिल रही है वो क्वेश्चंस आप जरूर करो, तभी आप डाउट्स पूछोगे, ठीक है। सो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे हमारा टॉपिक चलेगा। अब आते हैं आज की क्लास। मैंने आपको बोला था आने के बाद मैं सबसे पहले डाउट्स लूंगा, याद है, ठीक है। हैं डाउट्स? कितने लोग हो गए? बाकी लोग, बाकी सीट लाए नहीं, घर पे पड़ी है, भूल गए ना? वही तो कह रहा हूं, घर पे पड़ी होगी, भूल गए तो यही तो मतलब है, ठीक है। क्या पूछा था? मतलब उस दिन लास्ट डाउट पूछा था, फिर क्या हुआ? अब रह गई ना वो। अरे वही तो मतलब है, कुछ भी हुआ घर पे रह गई, आज नहीं है तुम्हारे पास। मेरी पहली एक चीज आप ये ध्यान रखना, जब भी आपको डाउट्स का मौका मिलता है ना, आप हमेशा रेडी रहने चाहिए डाउट्स के साथ। ये नहीं होना चाहिए, ये तो चलो अभी आपको बता दिया जाता है कि आज डाउट होगा। मान लो किसी दिन आपको पता ही नहीं है डाउट हो रहा है और डाउट सेशन हो रहा है, तुम्हारे पास डाउट ही नहीं है पूछने को, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, आपको कह रहा मेरी घर पे रह गई। कई लोग इतनी संभाल के रखते हैं उन्हें खुद भी नहीं मिल रही घर पे, उन्होंने इतनी संभाल के रखी हुई है, ना वो ढूंढ पा रहे हैं ना उनका रूम में ढूंढ पा रहा है, ठीक है। मतलब इतनी संभाल के रखते हैं। तो फिर शीट ना ही दी जाए, अपलोड ही करा दी जाए सीधा। शीट तो इसीलिए दी जा रही है ना कि आप उसे करो, ठीक है। और मेरा मानना होता है, पता नहीं हर किसी का अपना पढ़ने का तरीका होता है, मेरा मानना होता है मेरे पास अगर हार्ड कॉपी हो तो मैं ज्यादा अच्छे से पढ़ता हूं एज कंपेयर टू शीट अपलोड हुई है।
तो शीट वीट रखा करो, डाउट्स के लिए हमेशा रेडी रहा करो। तो एक काम करते हैं, पहले हम थोड़ी देर डाउट्स करते हैं, ठीक है, मुझे लग रहा है ज्यादा डाउट होंगे नहीं, उसके बाद हम टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे ना तैयारी के दौरान सिर्फ पढ़ने आते हैं, ठीक है, और मैं आपको बताता हूं सिलेक्शन आपका हमेशा आपके डाउट्स कराएगा, ये आपकी ये प्रैक्टिस कराएगी। थ्योरी तो थोड़ी सी है, साधारण ब्याज है ही कितना, अगर कोई मेरे को बोला 20 मिनट में बता दूंगा साधारण ब्याज क्या है, ज्यादा 30 मिनट में चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद तो सिर्फ प्रैक्टिस है असली चीज। अब वो हम करेंगे नहीं, डाउट्स हमें पता नहीं चलेंगे। फिर आप देखो सीसैट पूछता कैसे, क्योंकि सीसैट के क्वेश्चन पूछने का तरीका भी अलग है, बहुत सारे एग्जाम्स में वो तरीका नहीं है, वो कॉन्सेप्चुअल पूछता है। मैं आपको दिखाऊंगा सीसैट ने क्या क्वेश्चन पूछे, आप जाके चेक करना। क्या एसएससी वैसे सवाल पूछता है? नहीं, कोई एक आधा एसएससी का वैसा आगे आ गया, अदरवाइज दोनों के क्वेश्चंस पूछने के तरीके में भी फर्क है। तो वो तो आप तब समझ पाओगे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। सो क्वेश्चन करा करो, ठीक है, तभी डाउट आएंगे, वरना तो फिर कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा। सो आई शुड से ऑलवेज स्पेंड टाइम ऑन डूइंग क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो पहले ज्यादा फोकस करो, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले कुछ डाउट्स, उसके बाद आ जाएंगे हम टॉपिक। तो जो जो लोग लाए हैं वो अपने डाउट्स बता दो, अगर कोई शीट से होगा तो शीट का क्वेश्चन नंबर ही बोल देना। ये कोई शीट है लाभ हानि वाली, तो ये वाले कर लिया आपने पहले प्रीवियस ईयर सारे, ये सारे हो गए। अच्छा, अब देखो एक बच्चा क्लास में बैठा है जो प्रीवियस ईयर कर चुका है, प्रैक्टिस क्वेश्चन में से पूछ रहा है, और एक बच्चा होगा जो प्रीवियस ईयर का ही भार अभी तक नहीं उतर रहा होगा उसका, ठीक है। तो ये डिफरेंस आएगा तैयारी में, ठीक है। समझते हैं एक क्वेश्चन कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस का है क्वेश्चन। सो मैं क्वेश्चन यहां शॉर्ट में बता दूंगा, ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन का, लाभ हानि वाली शीट का है, क्वेश्चन नंबर 15। लाभ हानि वाली शीट में 7 क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर वाले थे, उसके बाद 15 ये मैंने 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए दिए थे। देखो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वाले आप छोड़ भी सकते हो, बट प्रीवियस ईयर का एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, वो तो आपको सीखना ही सीखना है, ठीक है, उसको मिस नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 कुछ है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 96 रुपए बढ़ जाता है तो लाभ प्रतिशत 5% से 12.5% हो जाता है। 7.5% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? एक व्यक्ति को मान लो पहले 5% का लाभ होता था, अब उसे 12.5% का लाभ हो जाता है। कब? जब वो विक्रय मूल्य 96 रुपए से बढ़ा देता है। भाई मान लो मैं ये पेन बेचता था, पहले मैं किसी रेट पे बेच रहा था, मैं कितने % कमा रहा था? 5%। अब मैं 96 रुपए ज्यादा का बेचना चालू हो गया, तो मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो मैं बोल सकता हूं ये जो डिफरेंस है 7.5% किसकी वजह से हुआ? 96 रुपए। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं 7.5% ऑफ क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे निकलता है? वो किसके बराबर होगा? ये बात समझ आई सबको? उसने बोला आप किसी वस्तु को किसी रेट पे बेचते थे, जब आपने 96 रुपए ज्यादा का बेचना शुरू करा तो आपका लाभ प्रतिशत 5 से कितना हो गया? 12.5। यानी कि ये जो एक्स्ट्रा 7.5% है वो किसके बराबर है? 96। फिर वो आगे आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको 7.5% लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? सबसे पहले देखो, अगर मैं यहां से चाहूं तो क्रय मूल्य निकाल सकता हूं, जो भी क्रय मूल्य आएगा आएगा, प्लस मुझे कमाना कितना है? 7.5%, तो मैं वो भी निकाल सकता हूं, दोनों को जोड़ दूंगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार करते हैं सॉल्व। अब ये 7.5% है, 7.5% का मतलब, क्योंकि परसेंटेज है तो बटा में 100 आएगा, ये पॉइंट हटाओगे तो इज इक्वल टू 25 के बारे में ये 3, 25 के बारे में ये 40, 3 से ये यहां कटेगा 32, तो यहां से क्रय मूल्य की वैल्यू आ गई 1280। अब 1280 की चीज तुमने खरीदी है, 7.5% तुम कमा रहे हो, और वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है 1280 का 7.5% कितना है? तो 1280 की खरीदी है, 96 का लाभ हो रहा है, तो कितने की बेची होगी? 1280 जमा, क्योंकि 1300,
आंसर 1376, यानी कि वो वस्तु 1376 रुपए की बेची। ये समझ आ गया सबको? तो जो वो वस्तु है वो 1376 रुपए की बेची। अच्छा, अब एक चीज और मैं तुम्हें बताता हूं, इस क्वेश्चन में देखो बोल क्या रहा था अल्टीमेटली। वो बोल रहा था एक आदमी कोई आर्टिकल 5% लाभ पे बेचता है, अब 12.5% लाभ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कितने रुपए रेट बढ़ा दिया उसने। कह रहा है जब वो 7.5% लाभ पे बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य बताओ। यही तो पूछा गया था, ठीक है। और कुछ ऐसे ऑप्शन है, एक ऑप्शन है 1152, एक ऑप्शन है 1280, एक ऑप्शन है 1376। अभी चौथी ऑप्शन छोड़ देता हूं क्योंकि वो है ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। आंसर तो सॉल्व हो जाएगा, क्या आएगा इनमें से अगर चुनना है। भाई 5% से 12.5%, यानी कि कितना एक्स्ट्रा कमा रहा था? तो मैं बोल सकता हूं 7.5% की वैल्यू कितनी थी? 96। हमें वैल्यू चाहिए कितने की? 100% की तो मेरी चीज है, 7.5 में कमा भी रहा हूं, यानी कि मुझे वैल्यू चाहिए 107.5%। ये तो मुझे चाहिए भाई, 7.5% की वैल्यू 96, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? 107.5। अब कोई करने को ऐसे में बोल सकता है भाई अगर 7.5% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू होगी 96 बटा, और 107.5 की चाहिए तो इंटू, ये पॉइंट हटा, 25 के बारे में ये 3, 25 के बारे में ये 43, अभी यहां से घटा कुछ 32। अब हो सकता है इसके बाद वो सॉल्व नहीं करा, वो देख रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इकाई अंक 6, ऑप्शन में 6 कहां है? एक ही में, ठीक है। तो कई बार क्या होता है आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप इस मदद से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये समझ आ गया सबको? ठीक है। और कोई डाउट प्रीवियस ईयर का? मतलब ये जिसमें सर्किल क्या हुआ है? 7वां, सातवां ही है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन तो होना चाहिए सबसे, ये तो मैंने क्लास में लिखवाया ही था आपको। मैंने आपको बोला था यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक पर P% का लाभ होता है, एक पे P% की हानि, तो कुल सौदे में ना लाभ ना हानि। यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक पे P% का लाभ, एक पे P% की हानि, तो कुल सौदे में हमेशा हानि कितने की? P² बटा 100। अब यहां बोला गया है यदि सोहन दो बकरियों को एक ही दाम पर बेचकर, तो क्या समान है? विक्रय मूल्य। एक पर 10% का लाभ कमाता है, एक पर 10% की हानि होती है, तो कुल सौदे में क्या होगा? 10 का स्क्वायर 100 बटा 100, 1% हानि, तो इसका आंसर होगा 1% हानि, सी। तो अगर आंसर नहीं दिया हो तो सही तो दिया हुआ है, सी दिया हो। प्रैक्टिस का 7 नंबर, तुम बोल रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रैक्टिस का 8 नंबर, ठीक। प्रैक्टिस का 8 नंबर भी देखते हैं। अब कुछ नोट मत करना, मैं सिर्फ यहां डाटा लिख रहा हूं, यहां पे ध्यान देना। बोला गया एक पेन को 5% हानि पर, पेन को 5% हानि पर और एक किताब को 15% लाभ पर बेचने पर 7 रुपए का लाभ होता है। यदि पेन को 5% लाभ पर बेचा जाए और किताब को 10% लाभ पर बेचा जाए तो 13 रुपए का लाभ होता है। तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई भी कैसे करेंगे? क्वेश्चन में कह रहा है अगर आपने पेन को 5% लॉस पे बेचा, बुक को 15% प्रॉफिट पे बेचा, तो आपको 7 रुपए का प्रॉफिट होता है। अगर आप पेन को 5% प्रॉफिट पे बेचते हो, बुक को 10% प्रॉफिट पे बेचते हो, तो 13 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो बुक का क्रय मूल्य बताना है, कैसे करेंगे? कोई भी कैसे करें? कैसे करेंगे?
कोई भी एटलीस्ट ट्राई करो, कोई बात नहीं, गलती तो होगा। मैं आप बताओ कैसे करें? क्या नहीं होगा? क्वेश्चन समझ आया? क्या है क्वेश्चन, समझाओ मुझे, बताओ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो समझ आया? नहीं आया समझ? कितने लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन? आंसर हो तब करेंगे आप। हाँ आप एक बार खड़े, हाँ क्या बोलता है क्वेश्चन में? हाँ भी हाँ हाँ, पहले बोल रहा है 5% हानि हो रही है पेन पे और किताब पे 15% का लाभ हो रहा है। कुल सौदे में क्या हुआ? 7 रुपए का लाभ। दूसरे केस में बता रहा है पेन पे 5% कमाया, किताब पे 10% कमाया, तो क्या हुआ? 13 रुपए का लाभ। अच्छा ठीक है, अब मान लो सपोज मैं किसी जगह पे पटरी पे बैठ के पेन भी बेचता हूं, किताब भी बेचता हूं। सोचो मैंने पहले दिन पटरी लगाई, पटरी पे पेन भी बेचे, किताब भी बेचे। पहले दिन मुझे पेन पे क्या हुआ? 5% का लॉस। किताब पे मैंने कितने कमाए? 7। अगले दिन मुझे ये हुआ, मैंने कितने कमाए? अब सोचो अगर मैं 2 दिन का अपना टोटल हिसाब लगाऊं, मैं ये सोचूं 2 दिन में क्या हुआ, यहां तो जितना घाटा हुआ था उतना कमा लिया, यानी कि पेन से मैंने कुछ नहीं कमाया। समझ आ रही है बात? क्योंकि यहां पे घाटा हुआ था, यहां पे तो 2 दिन में देखा जाए नेट रिजल्ट, बट यहां 15% कमा रहा था, यहां कितना कमाया? 25%। किसके बराबर? 20 रुपए। 25% किताब का 20 रुपए के बराबर है। 25% होता है 1/4। अगर किसी चीज का 1/4 20 रुपए तो पूरा 80 रुपए। अब आप सोचो जो क्वेश्चन इतना सिंपल है, जब मैं पूछ रहा हूं कौन कैसे करेंगे, पूरी क्लास से आंसर नहीं आ रहे, ठीक है? जो कि इतना आसान सवाल है, जो कि एक्सपेक्ट करा जाएगा जो लोग CSAT देने जा रहे हैं वो ऐसे सवाल को कर पाए। और अगर आप ऐसा सवाल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब तुम्हारा अभी इक्वेशंस का लेवल भी बहुत लो है, क्योंकि ये सारे सवाल इक्वेशंस में 8वीं 10वीं में मिलेंगे। 2 वेरिएबल है तो 10वीं में मिलेगा। इसका मतलब तुमने इक्वेशंस पे भी अभी पकड़ नहीं बनाई है, ठीक है? क्योंकि ये स्कूल के बच्चे से भी एक्सपेक्ट करा जाता है कि उससे भी हो, और तुम तो CSAT देने जा रहे होगे, ठीक है? और हम वो सवाल नहीं कर पा रहे। सोचो इतना आसान सवाल। भाई देखा जाए, अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाता तो मैं बोलता अगर पेन का क्रय मूल्य x है, बुक का y है, तो मैं यहां लिखता -5% ऑफ x प्लस 15% ऑफ y इज इक्वल टू 7। 5% ऑफ x प्लस 10% ऑफ y इक्वल टू 13, और सॉल्व करता। बट कॉमन सेंस ये कहती है यहां तो घाटा और लाभ बराबर हो गया। यहां 15% कमाया, 10% कमाया, तो कितना कमाया? 25%। किसका? किताब का। सपोज बुक को मैं बी लिख रहा हूं, इज इक्वल टू बी। 25% होता 25/100, यानी कि 1/, बी की वैल्यू। तो थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, नहीं तो CSAT ले डूबेगा। कई लोग एक अटेम्प्ट के बाद समझेंगे ये बात, कई लोग थोड़ा पहले से ही पढ़ के जाएंगे, ठीक है? इक्वेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये सारे सवाल आपको 10th क्लास की इक्वेशंस में मिल जाएंगे, ठीक है? एक आधा NCERT में मिल जाएगा, कोई एक्स्ट्रा किताब से पढ़ रहा होगा तो थोड़े और सवाल एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है? बट ये सारे आपको 10th क्लास की बुक में इक्वेशंस में मिल जाएंगे। अभी प्रॉफिट लॉस में था। और किसी का कोई डाउट भेज दो, जो भी शीट वीट के जिसके भी हैं। इसमें कौन सा, ये जो मार्क किए हुए हैं, कौन कौन से? इसमें ये बस 17 वाला एक ही है क्या और भी है? अच्छा हाँ, बस 12th है, ठीक है? ठीक है, कुछ और डाउट्स देखते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन, अब अगेन कुछ लिखना मत, सिर्फ ऐसे ही शॉर्ट में अपना लिख लो कि कौन सी शीट का कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है? डाटा में यही लिख रहा हूं। अब ये परसेंटेज शीट है, उसका क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रीवियस ईयर का। क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति ने 5 जोड़े काले मोजे, यानी कि ब्लैक पेयर और ब्राउन, इनमें 2 की बात हो रही है, ब्लैक पेयर और ब्राउन। कह रहा है एक व्यक्ति ने 5 जोड़े काले मोजे और कुछ जोड़े भूरे मोजे का ऑर्डर दिया। ब्लैक वाले कितने? 5। ब्राउन वाले कितने पता नहीं, तो वो मान रहा हूं X।
क्योंकि जो हमें नहीं पता उसको हमने एक्स मान लिया। बोला गया एक व्यक्ति ने 5 जोड़े तो काले मोजे के ऑर्डर दिया और कुछ ब्राउन पे। अब कुछ पता नहीं है तो मैंने क्या मान लिया, एक्स। उसके बाद बोल रहा है काले जोड़े की कीमत एक भूरे जोड़े की कीमत की 3 गुना है। काले जोड़े की कीमत भूरे जोड़े की कीमत की 3 गुना है। देखो पहली बात, जब भी ऐसे स्टेटमेंट लिखी आती है कि राम की आय शाम की आय की 3 गुना है, तो मानना ऐसे चाहिए कि अगर शाम वाय है तो राम 3 वाय है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि उसको वाय मानो तो वो 3 वाय हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे, उसको 1 मानेंगे तो ये 3 हो जाएगा, या 100 मानेंगे तो 300। जब तक ऑप्शन में ज्ञात नहीं किया जा सकता नहीं है तो आप 1 3 भी ले सकते हो, 100 300 भी ले सकते हो। बट अगर ज्ञात नहीं किया जा सकता ऑप्शन में हो तो हमेशा वाई और 3 बाय लेना, हमेशा। अब यहां पर नहीं दिया हुआ तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, उसने बोला काले जोड़े की कीमत भूरे की 3 गुना, तो अगर ये 100 रुपए का तो ये बात समझ आ गई सबको? क्या बोला जा रहा है, एक आदमी एक शॉप पे जा रहा है, मान लो कुछ ऑर्डर कर रहा है, ब्लैक पेयर और ब्राउन पेयर। ब्लैक पेयर कितने ऑर्डर करे, 5, ब्राउन पेयर एक्स। काले जोड़े की कीमत ब्राउन जोड़े की कीमत की 3 गुना। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं उसका बिल बनना कितना चाहिए था, ये एक जोड़ा 300 का था, 5 जोड़े 1500। यहां एक जोड़ा एक्स का है तो 100, मतलब एक जोड़ा 100 का तो एक जोड़े 100, ये बनना चाहिए था। बट वो क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, बिल बनाते समय बिल क्लर्क ने काले और भूरे जोड़ों की संख्या को गलती से आपस में बदल दिया, जिसके कारण बिल 100% बढ़ गया। यानी कि क्या हुआ, उसने कुछ बिल बना दिया गलती करके। क्या गलती करी, उसने 5 जोड़े काउंट कर लिए 100-100 वाले, 1 जोड़े काउंट कर लिए, तो उसने बिल क्या बना दिया, 5 जोड़े 100-100 वाले 5, और 1 जोड़े, उसने ये बिल बना दिया। और कह रहे ये वाला बिल पुराने बिल जो असली बिल था उससे 100% ज्यादा। 100% ज्यादा का मतलब, 100% ज्यादा का मतलब दुगना। नहीं, अगर मैं बोलता हूं कि मेरी आय 100% बढ़ा दी गई है, ठीक है, तो 100% बढ़ाने का मतलब क्या है, अगर मैं पहले 10 रुपए कमा रहा था तो अब 20, डबल हो गई। 100% मतलब 100% बढ़ने का मतलब डबल हो जाना। ठीक है, बढ़ी उतनी है जितनी थी उतनी और बढ़ गई। तो यानी कि वो ये कहना चाह रहा है जो नया बिल था 300x प्लस 500, ये दुगना है किसका, जो ओरिजिनल बिल था। तो यहां से तुम एक्स पे निकाल लोगे। ठीक है, अब देखो आपकी ना हैबिट ये होनी चाहिए, ये फटाफट करना है। 2 × 100x कितना बनेगा, 200x। यहां कितना x पड़ा है, तो ये 200x इधर जाएगा तो 100x। 2 × 1500 3000, ये 500 इधर आएगा तो सो x की वैल्यू 25, x की वैल्यू 25। मतलब ये क्वेश्चन मैंने एसएससी में भी देखा, ये क्वेश्चन मैंने बैंक में भी देखा, ये क्वेश्चन मैंने कैट के पेपर में भी देखा, ये क्वेश्चन मैंने यूपीएससी में भी देखा। ठीक है, तो मैंने इन चारों एग्जाम्स में क्वेश्चन देखा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, बस कई एग्जाम्स में इसको थोड़ा एंड में फ्रेम अलग कर दिया। जैसे कैट में काफी साल पहले पूछा था तो उन्होंने क्या पूछ लिया था, काले और भूरे जोड़ों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे काले अगर 5 है तो भूरे कितने आए थे 25, तो अनुपात पूछ लिया 5 और 25 1 5। ठीक है, यहां पर उन्होंने पेयर्स पूछ लिए। समझ आ गया सबको एक क्वेश्चन? किसी का था एक, किसी का कौन सा 29। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। ये भी परसेंटेज वाली शीट की है। एक बार ये क्वेश्चन नोट करो, अगर जिनके पास शीट नहीं है एक बार क्वेश्चन लिखो। ठीक है, ये वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक है, बट एक बार मैं चाह रहा हूं क्वेश्चन लिख लो, सब लिखो एक बार। एक क्वेश्चन, एक विद्यार्थी परीक्षा के 6 प्रश्न पत्रों में बैठता है।
एक विद्यार्थी परीक्षा के 6 प्रश्न पत्रों में बैठता है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है। इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्त अंक इस प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्त अंक 5:6:7:8:9:10 के अनुपात में। तो बोर्ड पे लिखा 5:6:7:8:9:10 के अनुपात में। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम प्राप्त किए। उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए। एक बारी क्वेश्चन फिर पढ़ रहा हूं। एक विद्यार्थी परीक्षा के 6 प्रश्न पत्रों में बैठता है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है। इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्त अंक 5, 6, 7, 8, 9, 10 के अनुपात में है। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए हैं। उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए। ठीक है, पहले तो मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, फिर आप में से कोई बताना कैसे करेंगे। बोल रहा है एक स्टूडेंट 6 पेपर्स देता है, यानी कि 6 एग्जाम दे रहा है मान लो। ठीक है, अब वो एग्जाम को कुछ भी नाम दे सकते हो आप। अभी मैं ABCDEF लिख रहा हूं, मान लो ये 6 एग्जाम दे रहा है। उसके बाद बोल रहा है हर एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स सेम है, यानी कि जो पेपर जितने नंबर का सबका सेम। आप 100 मान लो, आप 50 मान लो, आप X मान लो, सबके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो सेम। कह रहा है जो उसके नंबर आए हैं वो किस अनुपात में आया है? 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी कि पहले वाले में अगर 5 नंबर आए होंगे तो दूसरे में 6, 7, 8, 9, 10, या अगर पहले में 10 आए तो दूसरे में 12। अनुपात क्या रहा होगा? 5, 6, 7, 8, 9, 10। कुल उसका 60% आया। अगर 6 पेपर का टोटल परसेंटेज निकाला जाए तो उसकी कितनी परसेंट आ रही है? 60। अब कह रहा है कितने पेपरों में उसके 60% से कम नंबर आए होंगे, ये क्वेश्चन समझ आ गया? बताओ कैसे करेंगे। ठीक है, आप ही बताओ। ठीक, देखो इन्होंने क्या बोला। इन्होंने अप्रोच बिल्कुल सही बोली है, तो मुझे लगता है आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। पहले समझते हैं इन्होंने क्या बोला। इन्होंने बोला मैं मान लेती हूं कि भाई सारे पेपर x नंबर के थे, तो ये भी x का, 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 टोटल पेपर 6x का दे के आया वो, मतलब 6x। अब उसके आए थे 60%, तो उन्होंने बोला 60% ऑफ 6x आया उसका। इन्होंने मान लिया कि पहले पेपर में 5 ही नंबर आए, जबकि अनुपात दिया हुआ था, बट इन्होंने मान लिया 5, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें 5 आया तो फिर इसमें 6 ही होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, 9 होंगे, 10 होंगे। इन्होंने कहा सबको जोड़ो, कितना आ गया? 45 जो है 60% है किसका? यहां से इन्होंने x की वैल्यू निकाली। करते हैं एक बारी सॉल्व। ये 45 है, 60% को लिख सकते हैं 60/100,
इंटू 6 इंटू ये x है, 15 के पाले में ये 3 है, 15 के पाले में ये 4 है, ये 3 से यहां कट जाएगा 2 है, ठीक है। अब ये आ गया 8/100x, बेसिकली ये उधर जाएगा 100/8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12.5, यानी कि हर पेपर कितने नंबर का था? 12.5 नंबर, यानी कि सारे पेपर 12.5 नंबर के थे। क्वेश्चन था कितने पेपरों में 12.5 का 60% से कम आया। क्वेश्चन ये था कितने पेपर में वो 60% से कम नंबर लाया। तो पहले इसका 60% निकालते, 60% ऑफ 12.5 जो कि आएगा 7.5। अब कितने पेपर में 7.5 से कम है? आंसर क्या है? 3। आंसर 3, यही क्वेश्चन उसने पूछा था। तो 3 पेपर हैं जिसमें उसके 7.5 से कम है, तो इन्होंने बिल्कुल सही अप्रोच फॉलो करी, तो आंसर भी सही है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इन्होंने क्या करा। देखो, मैं जब भी आपसे कहता हूं कि किसी ने भी सॉल्व करा, क्योंकि मैं आपकी अप्रोच जानना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मैं क्वेश्चन को किसी और अप्रोच से करता हूं, बट मैं ये जानना चाहता हूं आप जो सोच रहे हो उससे आप सही जगह पे पहुंच पा रहे हो या नहीं, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरा तरीका तुम्हें नहीं समझ आया पहली बार में, चलेगा, बट तुम्हारे पास कोई ना कोई तरीका होना चाहिए जिससे तुम आंसर सही सॉल्व कर पा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट। जैसे इन्होंने क्या बोला, सारे पेपर कितने के मान लिए? x, तुम्हारा मन करता तुम 100 मान लो, ये x मान लो, तुम 100 मान लो, ये आपकी मर्जी है। बट उन्होंने x माना, तो उन्होंने बोला 6 पेपर मिला के कितने हो गए? 6x। उस बच्चे के 60% आए थे, तो 60% किसका? 6x इज इक्वल टू जो टोटल मार्क्स है। इसमें उन्होंने बोला 5 आ गए, 6 आ गए, 7 आ गए, 8 आ गए, 9 आ गए, 10 आ गए, तो 45। यहां से उन्होंने x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू ही 12.5, यानी कि सारे पेपर कितने नंबर के थे? 12.5। अब अगर कितने पेपर में उसके 60% से कम नंबर आए, 12.5 का 60% निकाला, जो कि कितना आया? 7.5। तो कितने पेपरों में 7.5 से कम है? 3। समझ आ गया सबको? और प्लीज क्वेश्चंस वगैरह करो, और ये 2 हफ्ते यूटिलाइज कर लेना, थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। जितना आप पूछ सकते हो, जितना पढ़ना चाहोगे पढ़ सकते हो, क्योंकि वैसे भी मैं आपकी क्लास को आधा घंटा बढ़ा रहा हूं। मैंने इसलिए टाइम को 3:30 से 6 बजे बोला, वैसे क्लास का ऑफिशियल टाइम 5:30 ही है मैंने, बट उन्होंने बोला कि आप मेरी 6 बजे तक रखो, कि अगर कुछ डाउट्स हैं, मान लो क्लास कभी 5:40 में भी खत्म हो गई, तो किसी के नीचे डाउट्स हैं वो पूछ ले, नहीं तो हम कोशिश करेंगे क्लास में कुछ क्वेश्चंस करें, ठीक है। बट पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा, मैं नहीं पढ़ सकता, ठीक है। अब इसकी एक और अप्रोच समझते हैं। उस बच्चे के नंबर कितने आए थे? 60%। सारे पेपर सेम नंबर के थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है इसलिए ज्यादा आसान था क्योंकि उसने आपके लिए एक काम बहुत आसान करा, सारे पेपर बराबर नंबर के। जब सारे पेपर बराबर नंबर के हैं और उसकी ओवरऑल कितनी परसेंट आ रही है? 60, यानी कि उसके एवरेज 60% नंबर आ रहे हैं। उसके एवरेज कितने आ रहे हैं? 60%। अगर मैं यही देखूं, मान लो पहले पेपर में 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, 9 आए, 10 आए, तो इन सब की अगर आप एवरेज निकालो, 6 पेपर में मिला के 45 नंबर, 45 को 6 से भाग दिया, 7.5, यानी कि 7.5 ही उसकी एवरेज है, और वही पूरे पेपर का 60% है, यानी कि 7.5 नंबर किसके बराबर है? 60%। अब उजरा कितने पेपरों में 7.5 से कम आए? कितने पेपरों में? क्वेश्चन ये था, कुछ करना ही नहीं था। अगर किसी को ये बात समझ आ जाती वो फटाफट ऐसे करता, और मुझे नहीं लगता 20 सेकंड से ज्यादा लगते उसे इस क्वेश्चन के आंसर को मार्क करने में, क्योंकि इस पेपर में आपके लिए उसने बहुत आसान काम ये कर दिया था, सारे पेपर सेम नंबर के। जब सारे पेपर सेम नंबर के तो उसके औसत अंक एक्चुअली में कितने आ रहे हैं? 5 जमा 6 जमा 7 जमा 8 जमा 9 जमा 10 बटा में 6, जो कि 7.5 होता है। यानी कि जो 7.5 आया वही 60% के बराबर है, क्योंकि उसके एवरेज भी कितना है? 60%, नंबर भी उसके 60% आ रहे हैं, तो 60% 7.5 के बराबर। एक पेपर का 60% 7.5 के बराबर है। अब क्वेश्चन है कितने पेपरों में 60% से कम है? 3 पेपरों में, क्योंकि 7.5 नंबर का मतलब है 60%, तो ये 60 से कम है, ये 60 से कम है, ये 60 से कम है, यानी कि पहले 3 पेपर रहे होंगे जिसमें उसके 60% से कम आंसर। बट जो अप्रोच उन्होंने करी ना वो बिल्कुल सही अप्रोच है। पहली बार जब स्टूडेंट करता है ना उसे वही अप्रोच समझ आती है, ठीक है। बाद में जब आप शायद क्वेश्चंस को दोबारा कर रहे हो, तीसरी बार कर रहे हो, तो यू विल फाइंड सम न्यू अप्रोचेस, ठीक है। तो वो अप्रोच बिल्कुल सही है, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है।
कौन सा? 31, 31 ही कह रहे थे आप? ये परसेंटेज वाले गई, ठीक है। अच्छा, 31 से पहले मैं एक पॉइंट से डिस्कस कर लेता हूं। आपने देखोगे कुछ ऐसा आता है पाई चार्ट, ये थोड़ा बहुत हम डीआई में पढ़ेंगे। आपने देखो, मान लो बोला गया एक आदमी की कुछ सैलरी है, ठीक है। मान लो बोला गया खाने पर वो कुछ खर्चता है, कुछ कपड़ों पे खर्च करता है, कुछ पढ़ाई पे खर्च करता है, रेस्ट पैसा वो बचाता है। अब मान लो खाने पे 20% खर्चता है, कपड़ों पे 10% खर्चता है, 40% पढ़ाई पे खर्चता है, बाकी बचा लेता है। पूरा टोटल कितने परसेंट होता है? 100%। पूरा सर्कल डिग्री में कितना होगा? 360। ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको ये बात ना पता हो कि टोटल चीज कितनी होती है? 100%, और डिग्री में होती है तो कितनी होती है? अब वो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता, खाने पर जो पैसा खर्च हो रहा है वो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा होगा? तो 20%, परसेंटेज में 20 है बट डिग्री में चाहिए तो 20% किसका? कितना होगा 20% 360 का? अब बता 20% 360 का जब मैं पूछ रहा हूं, कुछ लोग बोलते हैं 72, कुछ लोग 20% निकालने में 20 सेकंड ले लेते हैं। पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं वो। 360 का 10% 36, 20% 36 का डबल, 36 का डबल। अब ये तो आना चाहिए ना फटाफट। अगर ये स्लो होगा तो आप पूरे पेपर में वैसे ही स्लो हो जाओगे। अब आते हैं जो सी सेट ने पूछा, सी सेट के क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ नोट मत करना, समझना। उसने बोला एक पाई चार्ट है जिसमें प्रोटीन, बोला गया एक वृत्ता रेख में मानव शरीर में प्रोटीन, जल तथा अन्य शुष्क, यानी कि प्रोटीन की बात कर रहा है, पानी की बात कर रहा है, और मान लो कुछ अदर्स है, इनकी बात कर रहा है। कह रहा ये दिया गया है कि प्रोटीन 16% है, पानी 70% है, तो ये कितना होगा? तो 3 चीजें हैं, प्रोटीन है, पानी है, तीसरा बताया नहीं। 70 और 16 86, तो ये कितना बचा? ये तो समझ आ रहा है सबको, ठीक है। अब उसने बोला यदि प्रोटीन और अदर्स दोनों को मिला लिया जाए तो ये P% है। कहता दोनों को मिला लिया जाए तो ये P% है, दोनों मिला के कितना है? 30। अब वो बोलता है P%, तो तुम्हें पता चलेगा P की वैल्यू, ठीक है, 30 है। P की जो वैल्यू है 30%। अब कह रहा है दोनों को मिलाकर P% है, तो वृत्ता रेख में P को निरूपित करने वाले त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण कितना होगा? यानी कि केंद्र पे कितने डिग्री का? 30%। किसका? कितना होगा? 108। अब आप देख रहे हो सी सेट वाले बच्चों को वो तंग भी नहीं करना चाहता। 30% पूछा 360 का, जो कि आप ओरली सॉल्व कर लो। यही बैंक में आता तो पता कैसे आता? 62.8%, 308, 360। तुम्हारे में क्या आ रहा है? 30%। क्योंकि उन्हें पता है ना, बैंक वालों की जब नौकरी लगेगी उन्हें पूरा दिन हिसाब ही लगाना है, कौन पैसे जमा करा रहा है, कौन निकाल रहा है, इसका ये ब्याज है, उसका वो ब्याज है। तुम्हारे में मोटा मोटा हिसाब रखना है, 50 करोड़ ला, 20 ले जा। तुम ऐसे हिसाब नहीं करोगे 17.5 करोड़, नहीं नहीं, तुम्हें 20 ही दे, ठीक है। तो वो चाहते हैं सी सेट यूपीएससी वाले मोटा मोटा हिसाब सीख ले, ठीक है। तो इसीलिए तुमसे देखो कितना आसान पूछ रहा है वो। 30% किसका? 360। अब ये फटाफट निकालना आना चाहिए। 360 का 10%, 36, 30% इंटू 3, 108। मैं इसको सीरियसली मत ले लेना, ठीक है। मैं तो सिर्फ बता रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है यूपीएससी वालों को तंग करना ही नहीं चाहते, सिंपल सिंपल वैल्यूज। बट वो ये चाहते हैं कि तुम्हें ये बताओ 30% कैसे निकलता है। किसी प्रोजेक्ट में 360 करोड़ आ रहे हैं, तुम्हें 30% मिलने हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए 30% कितने हैं। पहले आ रहे हैं 360, तुम सामने वाले कह रहे हो 320 मुझे ही दे दे, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी बेसिक कैलकुलेशन आनी जरूरी है, ठीक है।
अब घूम फिर के देखा जाए, अगर कल को पेपर सेक्टर, देखो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, मान लो मैंने ऐसा क्वेश्चन करा, अब ये तो मैंने सॉल्व कर दिया 108 डिग्री आ गया, मैं जब घर पे कर रहा हूं, मैं थोड़ी इस पे प्रैक्टिस कर लूं, घूम फिर के परसेंटेज को डिग्री में लाना है, तो आपको ये पता है 100% किसके बराबर है? 360 डिग्री। तो अगर मैं आपसे बोलूं 10% किसके बराबर हुआ? 36 डिग्री। 20% 72। 30% तो अभी हमने करा ही 108। अगर पूछा जाए 40%, 40% बेसिकली इसी का दुगना हो रहा है ना, 50%। देखा जी 36 का पहाड़ा ही तो चल रहा है, 36, 72, 108, 144। मान लो 60% की बात होती है तो 60% होगा 216, 70% होगा 252। तो मेरे को लगता है बेसिक वैल्यूज तो आपको पता नहीं चाहिए। 80% पूछता है 288, 90% पूछता है 324, ठीक है, 100%। और अगर हमें वैल्यूज याद नहीं भी है, ऐसा नहीं कि मुझे याद ही होनी चाहिए, क्योंकि मैं यूपीएससी के एग्जाम दे रहा हूं, मुझे ज्यादा याद करना ही नहीं है, मुझे अपनी समझ डेवलप करनी है। मुझे ये पता होना चाहिए कि कहीं पे अगर 34% आ दिया तो मैं क्या करूंगा, 34% ऑफ 300। ये अगर मैं एसएससी के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, वहां हम उनको थोड़ी प्रैक्टिस करवाते, क्योंकि उनके पास कम टाइम है क्वेश्चन ज्यादा करने, तो हम एसएससी के बच्चों को ऐसी प्रैक्टिस कराते हैं कि भाई कोई भी 2 डिजिट का नंबर है फटाफट सॉल्व करवाओ। मान लो कहीं पे भी आ गया सीधा 82%, तो आपको बताना चाहिए 80% होता है 288, 2% होगा 7.2, 288 प्लस 7.2, 295.2 डिग्री, तो फास्ट करेगा। कहीं पे आ गया 64%, 60 होता है 216, 4 होता है 14.4, 216 प्लस 14.4, 230.4। बट यूपीएससी वाले को इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यूपीएससी वाले को बस ये पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे आ रहा है सपोज 32%, तो मुझे पता होना चाहिए 32% ऑफ, ये मैं सॉल्व कर ही लूंगा, 32/100 इंटू, सॉल्व कर लेंगे जो भी आएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग है, तो आपको अपने एग्जाम के लिए सिर्फ ये पता होना चाहिए परसेंटेज से डिग्री, डिग्री से परसेंट। कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, वो आपको डिग्री में देगा और पूछेगा, मान लो ऐसा आ जाता, वो बोलेगा कोई पाई चार्ट में ये वाला हिस्सा मान लो आपको दे दिया गया 86.4 डिग्री है, अबे परसेंटेज में कितना है, मान लो बोला गया ये खाना है, खाने पे जो पैसा खर्च हो रहा है वो डिग्री में आपको दिया गया 86.4, तो बोला जाए एक व्यक्ति अपनी आय का कितने प्रतिशत खाने पे खर्च करता है, कितना है 86.4, किसका 360 डिग्री का इंटू 100, सॉल्व कर लेंगे जो भी आएगा, ठीक है। थोड़ा हमें टाइम लग जाए बट हम आंसर सही निकाल पाए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो हो गए परसेंटेज के। अब एक ये शीट थी, इसमें 4 है, कोई 2-3 पूछ लो, ये तो 4 हो तो मुश्किल हो जाएगा भाई, मैं देख लो जो आपको, ये किसके हैं डाउट, आपको 4 मार्क कर रहा हूं, कोई 2-3 2 बता दो, 2 करा देता हूं, पहले 2, ठीक, हाँ। देखो ये क्वेश्चन जो है उसके, अच्छा एक ये अलग था इसमें, ठीक है, इसको भी देखते हैं। तो क्वेश्चन ये नंबर सिस्टम वाली शीट क्या है, पहला क्वेश्चन है ऐसे कितने धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक का मतलब प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, पूर्णांक मतलब इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि वो बात करा प्राकृतिक संख्याएं की, जिनसे 1186 को विभाजित करने पर शेषफल 31 आता है, यानी कि कुछ ऐसा पूछ रहा है वो, देखो यानी कि 1186 को आपने किसी से भाग दिया है, शेषफल कितना आ रहा है, अगर एन के कितने मान संभव है, ये क्वेश्चन। देखो अगर 1186 को एन से भाग दिया, शेषफल 31 आया, तो अगर 1186 के पास 31 नहीं होता तो शेषफल आता ही ना, तो 1186 में से 31 घटाओ 1155, यानी कि 1155 को जब एन से भाग दिया होगा तो शेषफल, ये बात समझ आई सबको। देखो वो ये कहना चाह रहा है 1186 को किसी संख्या से भाग दिया, शेषफल 31 आया, मैं कह रहा हूं अगर 1186 के पास 31 होता ही ना, यानी कि वो नंबर ही 1155 होता, तो 1155 को एन से भाग देने पर शेषफल 0,
तो मैं ये बोल सकता हूं कि n 1155 का गुणनखंड है। पहली बात तो आपको ये पता चल गई n के बारे में कि n 1155 का गुणन। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि n 31 से पक्का बड़ा होगा, क्योंकि जब आपने 31 n से भाग दिया तब शेषफल 31 आया, यानी कि n पक्का 31 से बड़ा। 1155 के गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आपको गुणनखंड टॉपिक में कुछ पढ़ाया गया था कि 1155 को पहले आप भाज्य में तोड़ो, जब आप तोड़ोगे तो कुछ ये आएगा। अब आपको सिखाया था किसी भी संख्या के गुणनखंड कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते थे गुणनखंड? पावर में एक एक जोड़ देते और गुणा कर देते थे। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 16। कितने गुणनखंड आ गए? 16। अब 16 गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो यानी कि जो नंबर है 1155, उसके कितने गुणनखंड है? इनको बोलो, इनको सुन रहे हो? नहीं सुन रहे तो चले जाओ क्लास से, कोई जरूरी थोड़ी ना बैठना है। ऐसा तो नहीं होता अटेंडेंस लगती होगी यहां पे, घर पे फोन भी नहीं करते होंगे, ठीक है। तो अगर बैठे हो तो सुन लो, नहीं तो चले जाओ, ज्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि मुझे थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है जब मैं अपनी क्लास में किसी को देखूं जो कहीं और बातें कर रहा हो, हेड डाउन करके सो रहा हो, ठीक है। मैं को थोड़ी परेशानी होती है, ठीक है। और जेंडर वाइसिंग भी मैं कर नहीं पाता, लड़का हो लड़की हो दोनों को दिल से भड़ास निकलती है मेरी, ठीक है। अभी दूसरे बैच में भी एक को मैंने झाड़ा, वो लड़की हेड डाउन करके सो रही होगी, उसका कहना सर मेरी बैक में पेन हो रहा है। मैंने कहा इतना ही पेन हो रहा तो घर चले जाओ। भाई ये किसी ने थोड़ा बोला बैक में पेन हो रहा बैठना जरूरी है, चले जाओ घर, कोई मना नहीं कर रहा। बट अगर क्लास में बैठे तो सुनो, वरना घर जाओ, ठीक है। और बातें करो तो पकड़े मत जाओ, ठीक है। लाइफ में भी बहुत सारे काम करोगे तुम, पकड़े नहीं जाना, क्योंकि चोर वही कहलाता है जो पकड़ा जाता है, वरना तो सारे ही हैं, ठीक है। तो पकड़े नहीं जाना, अगर तुम क्लास में पकड़े जा रहे हो तुम रियल लाइफ में भी छोटी छोटी बातों में पकड़े जाओगे। कल को दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो, वाइफ का फोन आ रहा है, तो तुम्हें गोली देनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो गोली देनी भी तो आनी चाहिए, नहीं तो फिर फंस जाओगे, ठीक है। बहुत जगह गोलियां चलेंगी, ठीक है। हर बार झूठ ये नहीं होता ना, कई बार होता है भाई दोस्तों के साथ घूमने का मन है, बहुत फर्क आ जाता है अभी ये वाली लाइफ में और बाद वाली लाइफ में, ठीक है। जैसे शादी से पहले मेरे बहुत नाइट आउट होते थे, दोस्तों के घर सोना होना। शादी के बाद सारे बंद से हो जाते हैं, ठीक है। पर मैं थोड़ा डिफॉल्टर ही रहा हूं, तो मैं थोड़े नए तरीके ढूंढता हूं, ठीक है। तो करना नहीं चाहिए, ठीक है, बट हाँ उसमें भी आप कभी कभी पकड़े जाते हो, फिर अगले 2-3 दिन खराब जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप पकड़े गए हो। पकड़े नहीं जाने चाहिए, ठीक है, और पकड़े जाओ तो कम जाओ, ठीक है। आ जाते हैं वापस टॉपिक पे। ये लोग कहते हैं हाँ सर यही बातें बताया करो, ठीक है। अब क्वेश्चन है 1155 के गुणनखंड कितने हैं? 16। अब देखो 1155 के मैं गुणनखंड लिख रहा हूं, मुझे वो वाले गुणनखंड चाहिए थे जो 31 से बड़े, बट 31 से बड़े लिखना मुश्किल है, छोटे लिखना आसान। अब देखो 1155 बना किससे? 3 से, 5 से, 7 से, 11 से। अब देखो एक इसका गुणनखंड होगा, एक होगा 3, एक पक्का होगा 5, एक होगा 7, एक होगा 11, एक होगा 3 इंटू 5, एक होगा 3 इंटू 7, देखो एक होगा 3 इंटू 11 33, बट हमें 33 अभी बात नहीं करे, ठीक है। और कोई? तो यही सारे गुणनखंड हैं जो 31 से छोटे रहे होंगे, पर मुझे तो कौन से चाहिए थे? बड़े। कितने हैं जो छोटे हैं? 7। पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9, क्योंकि 7 गुणनखंड तो वो हैं जो 31 से छोटे। तो 31 से बड़े कितने होंगे? 16 में से 7 घटा दो, 9। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 9। ऑप्शन थी 6, 7, 8, 9, आंसर क्या हो जाएगा? 9। काफी अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा गया है यूपीएससी। अगेन ये क्वेश्चन हर जगह एसएससी में भी पूछा गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ सवाल जो एसएससी वाले हैं उस यूपीएससी में नहीं आते, कुछ ओवरलैपिंग वाला पार्ट भी है, ठीक है, और कुछ यूपीएससी का अपना अलग ही, ठीक है। बट ये क्वेश्चन दोनों जगह पूछा गया, ठीक है।
अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या है। बोला कि 3 ट्रैफिक सिग्नल हैं, प्रत्येक सिग्नल का रंग हरे से लाल और फिर लाल से हरा बदलता है। यानी कि जो भी सिग्नल है, बोल रहा है ग्रीन हो रहा है, ग्रीन से क्या हो रहा है रेड, और फिर रेड से दोबारा क्या हो जाता है ग्रीन। ठीक है, हरे से लाल रंग बदलने में पहले सिग्नल को 25 सेकंड लगते हैं। ठीक है, सो कह रहा है पहले वाले सिग्नल को हरे से लाल होने में कितना टाइम लग रहा है 25 सेकंड, दूसरे सिग्नल को 39 सेकंड और तीसरे सिग्नल को 60 सेकंड। हरे व लाल रंगों की अवधियां समान है। हरे व लाल रंगों की अवधियां समान है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 2 बजे वे एक साथ हरे हो जाते हैं, तो अगली बार कितने समय पे वो एक साथ हरे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया सबको? मैं एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी बताना क्या बोला जा रहा क्वेश्चन है और सॉल्व कैसे करेंगे। मैं ऑप्शंस भी आपको दे रहा हूं। 3 ट्रैफिक सिग्नल है, प्रत्येक सिग्नल का रंग हरे से लाल और फिर लाल से हरा बदलता है। हरे से लाल रंग बदलने में पहले सिग्नल को 25 सेकंड, दूसरे सिग्नल को 39 सेकंड और तीसरे सिग्नल को 60 सेकंड लगते हैं। हरे व लाल रंगों की अवधियां समान है। 2 बजे वो एक साथ हरे हो जाते हैं, तो अगली बार किस समय पे वे एक साथ हरे होंगे। ऑप्शन कुछ है 4 बजे, 4:10, 4:20 और 4:30। ठीक है, वो टाइम जो दिया हुआ था 2 बजे दोपहर का था, सारे ये फिर टाइम दोपहर वाले ही। ये 2 PM था, ये सब भी PM है। ठीक है, 4:10 कैसे करा 4:10? हाँ, ठीक है। अब देखो क्या बोला जा रहा था, हरे से लाल और लाल से हरा, यानी कि वो कह रहा है जो पहला वाला ट्रैफिक लाइट है उसे हरे से लाल होने में कितना टाइम लग रहा है 25 सेकंड, तो लाल से हरा होने में भी 25 सेकंड। तो मैं अगर बोलूं जो पहली लाइट है वो हरे से लाल हो रही है और लाल से हरी हो रही है, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है 50। तो वो जो देखा 25 है उसको आप एक तरह से समझो वो क्या बात कहना चाह रहा है, क्योंकि हरे से लाल कर रहा है फिर लाल से वापस। वो जो बीच में लाल रंग है ना वो अभी हम मान रहे हैं नेग्लिजिबल है, और लो हो सकता है कई बार क्या होगा ऐसा भी दे सकता है कि हरे से लाल 25 सेकंड में हुआ, फिर 1 सेकंड तक वो क्या लाल लाइट ऑन रहती है, फिर 25 सेकंड लगते हैं, मतलब अभी वो जो लाल लाइट रहती है उसको नेग्लिजिबल माना जा रहा है। तो हरे से लाल 25 सेकंड, लाल से हरा 25, तो टोटल कितना हो गया 50। ऐसे यहां पर 78, यहां पर इन सब का क्या ले लो एलसीएम। उन्होंने क्या करा हुआ, पहले उसी का एलसीएम ले लिया फिर उसका डबल कर दिया, बात वही। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम लोगे, जब इन तीनों का आप एलसीएम लोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो सेकंड्स में आ जाएगी, तो 60 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि उसे आपको मिनट में लाना है, फिर घंटों में लाके आप सॉल्व कर लोगे। एक बार इसका एलसीएम देखना क्या आ रहा है, इसका एलसीएम आ क्या रहा है 7800, 7800। अब अगर ये 7800 है, अब अगर आपको इसे घंटे और मिनट में लाना है, अभी 7800 है, अगर आप मिनट में लाना चाहते हो तो 60 से भाग दोगे, यानी कि 130 मिनट। अब 2 बजे में 130 मिनट जोड़ दो, 130 मिनट का मतलब है 2 घंटे और 10। सो 2 बजे में 2 घंटे और 10 मिनट जोड़ दिए, 4:10। यदि 2 लड़के और 2 लड़कियों को एक पंक्ति में इस व्यवस्था में खड़ा किया जाता है कि लड़कियां एक दूसरे के, क्या इसका डाउट है, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। यदि 2 लड़के और 2 लड़कियों को एक पंक्ति में इस व्यवस्था में खड़ा किया जाता है कि लड़कियां एक दूसरे के 30 अगल बगल खड़ी ना हो, इसका डाउट था ये। हाँ एक बार देखो क्या लिखा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, ऐसे कोई लिखा 30 अगल बगल खड़ी ना हो, 30 नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से होगा कि लड़कियां एक दूसरे के अगल बगल खड़ी ना हो।
क्या कह रहे हो? वैसे ही लिखा हुआ है तो लिखा हो तो मैं क्या करूं? अगर ऐसा भी लिखा हो तो मैं तो नहीं करूंगा ना भाई। अब एक बात दो, तो मुझे कहेगा आपका नाम क्या है, मुझे समझ आ गया, क्वेश्चन में आंसर दे दूंगा नीरज। अच्छा अच्छा है, मैं क्या बोलूंगा? तो ऐसे ही लिखा हुआ है, ऐसे ही बोल रहा, ठीक है। ऐसे लिखा या ऐसे बोल रहा बात अलग है। हो सकता है लिखो, तुम जिस किताब से पढ़ रहे हो ऐसे लिखो, मैं मना नहीं कर रहा। हाँ, मेरी सीट हो, कोई मैंने थोड़ा ना बनाई है, ठीक है। सीट तो मैं तो सिर्फ क्वेश्चन बताया तो ये टाइपिस्ट टाइप करता है। वहां लिखा हुआ तो आपको समझ। आप देखो, जैसे मैं पढ़ रहा था तो मैंने बोला यदि दो लड़के और दो लड़कियों को एक पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्था में खड़ा किया जाता है कि लड़कियां एक दूसरे के 30 अगल बगल खड़ी ना, तो मुझे लगा 30 वर्ड गलत लिखा गया है, ये होना चाहिए अगल बगल खड़ी, क्योंकि 30 की कोई रेलेवेंस ही नहीं है। अब ये लिखा हुआ हो सकता है लिखा हो, ठीक है वो भी तो बस सीट कहां पे है क्वेश्चन? हाँ दो भेज दो, है तो उसे ठीक करा लेंगे, ठीक है। बट ये ध्यान रखना, अगर ऐसा लिखा भी हुआ मिल जाए तो ये तुम्हें समझ आना चाहिए, जिसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं है या वो वर्ड आ गया कोई मतलब ही नहीं बन रहा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? हाँ, अब ये क्वेश्चन है, देखो पहली बात ये ध्यान रखना, जैसे अभी इन्होंने क्वेश्चन दिया यदि दो लड़कों और दो लड़कियों को एक पंक्ति में व्यवस्था में खड़ा करना है कि लड़कियां एक दूसरे के 30 अगल बगल खड़ी हो। पहली बात तो जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो इतनी कॉमन सेंस तुम्हें होनी चाहिए कि तुम्हें यह समझ आना चाहिए कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है। चलो मान लेते हैं नहीं समझ आ रहा, तो एक बार इंग्लिश वाली वर्जन को भी देख लिया करो। अगर मान लो यूपीएससी में भी ऐसा आ गया सवाल, मान लो यूपीएससी का पेपर देने जा रहे, एक्चुअल पेपर में ही ऐसा आ गया, क्या करोगे? तो पहले तो मैंने देखा, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, मेरे हिसाब से 30 वर्ड नहीं होना चाहिए। फिर आप इंग्लिश वाले को पढ़ के देख लो, क्या इंग्लिश में 30 लिखा था? नहीं लिखा, यानी कि पक्का कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई, ठीक है। ये आपको समझना, ठीक है। क्योंकि अगर वो मान लो आपको सोच रहा 30 का मतलब क्या है, तो अब क्वेश्चन देखो क्या है, दो लड़के हैं और दो लड़कियां, 4 लोगों को खड़ा कर रहे हैं, कंडीशन है लड़कियां एक साथ खड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कितने तरीके से खड़ा कर सकते हैं? सबसे पहले किसको बिठाएंगे? बॉयज को, क्योंकि लड़कियां एक साथ नहीं होनी चाहिए, तो लड़कों को बिठाने, कितने लड़के हैं तो 2 लड़कों को बिठाने के कितने तरीके? मल्टीप्लाई है। अब लड़कियों को बिठाना है 1 2 3, पहली लड़की के पास कितनी ऑप्शन? 3, दूसरी लड़की के पास, बस सॉल्व कर लो, क्या रहा आंसर? तो यही होगा आंसर, आंसर 12, आंसर 12, ठीक है। अब यहां ना किसी किसी की कॉपीज रखी है, बता दिया करो, क्योंकि जिन जिन के हो रहे हैं वो वापस लेते जाओ। अभी एक बार ये रखो, जरा देखते हैं। और यहां ये जिनके 2 आए थे ये हो गए सॉल्व, जिन जिनके आए थे ये 2, किस किस के थे ये 2? ठीक है, एक बार ये देखना, 2 शीट्स ही, एक परसेंटेज की किसकी है, एक आपका 16 नंबर है परसेंटेज, ठीक है। 1 परसेंटेज की ये शीट दे दो, मैं एक बार ये डिस्कस करता हूं 16। अब ये कुछ क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि किसी उत्पाद का एमआरपी, एसपी और सीपी कुछ अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं एमआरपी, अभी मतलब वही एमपी, ठीक है, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, बोला गया 4.5, 3.5 और 2.5, इसके अनुपात में, के अनुपात में, तो छूट और लाभ प्रतिशत के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर, इन दोनों के औसत का कितना प्रतिशत? तो छूट और लाभ प्रतिशत के अंकित मूल्यों क्या होना चाहिए? तो छूट और लाभ प्रतिशत के बीच का अंतर इन दोनों के औसत का कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। कि अंकित मूल्य नहीं लिखा होना चाहिए बीच में, ठीक है। बट ठीक है, जिसका भी है देखते हैं एक बार, ठीक।
कुछ कुछ ऑप्शंस भी हैं, एक बारी मैं यहां लिख देता हूं। एक ऑप्शन है 52 से 56% के बीच, 52 से 56% लिखा हुआ, यह 56 से 58%, यह 58 से 63%, और यह 63 से 65%। ये कुछ क्वेश्चन देखो, जो मुझे क्वेश्चन में समझ आ रहा है पहले मैं वो बताता हूं और फिर सॉल्व करते हैं। ऑप्शन यहां पे लिखी हुई हैं, ठीक है, आंसर भी उन्होंने दिया हुआ, तो ये अच्छा है, पता चल जाएगा सही है गलत। बोला गया अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय, इनका अनुपात दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा तो छूट और लाभ प्रतिशत के बीच का अंतर, जो मुझे क्वेश्चन समझ आ रहा है, का अंतर इन दोनों के औसत का कितना प्रतिशत है। यानी कि सबसे पहले हम बात करें छूट और लाभ प्रतिशत, ठीक है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अब देखो ये जो है 4.5, 3.5, 2.5, अगर आप इसको वैल्यू में लाना, क्योंकि ये अनुपात है एक्चुअली, अगर या तो सबका पॉइंट हटा दो, 45, 35, 25, फिर 5, 5, 5 से काट दो। अब आप 9, 7, 5 मानना चाहो, चाहे 900, 700, 500। अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलूं लाभ प्रतिशतता, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज, समझते हैं प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। 500 रुपए की खरीदी है, बेच कितने की रहे हो, कितना कमाया, 200, किसके रेस्पेक्ट है, 500, सो 200 कमाया 500 के रेस्पेक्ट, तो कितना आ गया, 40, ठीक। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कितना है, 40, ठीक है। तो अभी ये प्रॉफिट परसेंटेज 40 है। अब एक बात हो रही है छूट परसेंटेज, यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज। रेट लिखा 900 गया था, बेचा कितने का, 700। अगर कोई चीज 900 की है, 700 की बेची जा रही है, तो कितने, 200 की, किसके रेस्पेक्ट में, 900। 900 से 700 की बेच रहे हो, 200 की छूट, 900 का रेस्पेक्ट, यानी कि 200 बटा 900 इंटू 100, 2 बटा 9, 1 बटा 9 होता था 11.11, तो 2 बटा 9 22, क्या आ गया, 22.22, 22.22। सो प्रॉफिट परसेंटेज आ गया, डिस्काउंट परसेंटेज आ गया, ठीक। देखो यहां जो क्वेश्चन में लिखा, मैं एग्जैक्ट पढ़ रहा हूं और मैंने आपको बताया कि जो मुझे समझ आ रहा है मैं वो सॉल्व करूंगा। लिखा क्या पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा तो छूट और लाभ प्रतिशत के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर, ठीक है, इन दोनों के औसत का कितने प्रतिशत है, ठीक है, इन दोनों के औसत का कितने प्रतिशत। अब देखो बोला गया छूट और लाभ प्रतिशत, अब छूट, हाँ ठीक है, तो छूट प्रतिशत थी कितनी, 22.22, लाभ प्रतिशत कितना है, 40। अगर इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के औसत का कितना प्रतिशत, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ, 17 पॉइंट, कह रहे इन दोनों के औसत का, इन दोनों का औसत कितना है, 40 और 22.22 का औसत, दोनों जोड़ोगे तो 62.22, 62.22 का आधा, ये इसका कितने परसेंट, ये पूछा। अब ये कुछ ऑप्शंस है, आपको सॉल्व करो एक बार सॉल्व, क्या रहा बताना आंसर, किसका डाउट था, है आंसर, ये समझ आ गया, क्योंकि बीच में जो अंकित मूल्य लिखा है ये मेरे को समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने यही सॉल्व करा, ठीक है। बट ये मेरे ख्याल से आंसर तो मैच नहीं करेगा जो आपका आंसर आ रहा है और यहां पर करना एक बार सॉल्व, ये कितने परसेंट आ रहा है। अट्ठावन से 63 के बीच, आपने आंसर दिया हुआ 63 से 65 के बीच आ रहा है, 58 से, हाँ क्योंकि वो तो नहीं आ रहा, 63 तो नहीं आ रहा क्योंकि वो 60 से कम ही है। कितना आ रहा है, वो कह रहा है 56 से 58 आ रहा है। अरे कर लोगे ये सॉल्व, ठीक है आपके पास जहां से लिए क्वेश्चन, क्योंकि आंसर ये आ रहा है।
एक फोन पास, ये फोन पास कर देना एक पीछे किसी का। तो तुमने आंसर मार्क करके कह दिया, हमारा आंसर सही था, इन्होंने मार्क गलत किया था। अब देखो मैं ये नहीं करता बेईमानी कि मेरा आंसर कुछ और आ रहा है कह दूं है वो कुछ रहा, मेरा जो आएगा मैं वही बोलूंगा, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, ठीक है। तो बस यही तुम्हें करना, ठीक है। और ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे 2-3 सवाल नहीं भी हो चलेगा, ठीक है। मैं अपना आंसर थोड़ा ना बदल दूंगा। मैंने कहा इसको सॉल्व कर लेना। अब एक बच्चे ने बोला 58 से 63, दूसरा कह रहा नहीं सर 57 पॉइंट कुछ आ रहा है। अब उन्होंने आंसर यही दिया हुआ, मतलब इन्होंने मेरे को डाउट भेजा था तो इन्होंने मार्क ये करा हुआ था, ठीक है। पर मैं अपना आंसर चेंज नहीं करूंगा, जो आ रहा होगा वही। और मान लो अगर वो ये दे भी नहीं, तभी मैंने उन्होंने कहा सोल्यूशन दिखाओ। अब क्या होता है जब सोल्यूशन देखो तो हकीकत आ जाती है, मुझे पता चल जाएगा वो गलत कर रहा है या हम गलत कर रहे हैं। इसीलिए कहता हूं वही सोर्स करा करो। अब ये अच्छा है कि इन्होंने वो क्वेश्चन उठाया जिसका सॉल्यूशन इनके पास है, वरना पता कई लोग क्या बोलते, सर मेरा रूममेट था उसने पूछा था, उसकी किताब से करा है, किसी ने भेजा था, ऐसे ही चलता। तो ये सब छोड़ दो, वो वाले क्वेश्चंस करो जिनके सॉल्यूशंस तुम्हारे पास हो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पहले ही अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, इन क्वेश्चंस पे भी काम आना है जब पहले अपनी क्लास के कर चुके हो, पहले प्रीवियस ईयर करे नहीं है, कर रहे हैं दूसरे वाले, और जब प्रीवियस ईयर पूछे हैं तो वो हो नहीं रहे, ठीक है। इन पे वो लोग आते हैं जो प्रीवियस ईयर कर चुके हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कक्षा के 2 अनुभाग यानी अनुभाग ए और बी में से अनुभाग बी के 8 छात्र अनुभाग ए में शिफ्ट हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप ए की संख्या बी की संख्या से 3 गुना हो जाती है। अब क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझना, कह रहे इसमें कुछ स्टूडेंट है, इसमें कुछ स्टूडेंट है, यहां से 8 बच्चे इधर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ए की संख्या बी की 3 गुना। लेकिन अगर 8 छात्र ए से बी में चले जाते तो दोनों की संख्या बराबर हो जाती। तो कह रहा है ए की संख्या और बी की संख्या के छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ ऑप्शन एक बार देखते हैं। ऑप्शन है ऐसे कुछ 9, 8, 5, 3, 7, 6, 15, 13। अब देखा जाए बहुत आसान सा सवाल है, सिंपल इक्वेशन का। आपको कह रहा हूं ना इक्वेशन कितना इंपॉर्टेंट आप देखिए, ठीक है। घूम फिर के आप देखोगे कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 1/3 क्वेश्चन डायरेक्ट इक्वेशन पे बनेंगे। अगर 30 सवाल आ रहे होंगे ना तो 10 आपको कहीं ना कहीं इक्वेशन से रिलेट करते हुए दिखेंगे, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है इक्वेशन। अगर यहां x बच्चे हैं, मान लो यहां y हैं, तो पहला डाटा उसने बोला अगर यहां से यहां 8 बच्चे आ जाए तो यहां पर 3 गुना हो जाएंगे। तो यानी कि अगर इसमें 8 बच्चे आएंगे तो कितना हो जाएगा, यहां कितना बचेगा। अब कह रहे ये वाली वैल्यू इसका 3 गुना है। तो अब मैं जब आप इसको इधर ले आओगे तो ये इक्वेशन कुछ बनेगी, मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख रहा हूं, वो ये बनेगी x - 3y = -32। दूसरी में क्या बोला था, अगर 8 बच्चे यहां चले जाएं यानी कि इसके पास कितने रह जाएंगे, यहां कितने हो जाएंगे, और ये आपस में, तो एक इक्वेशन बनेगी x - y = 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व करना। अगर मैं दोनों को सॉल्व करता हूं, मान लो सेकंड में से फर्स्ट को हटा रहा हूं, तो x कटेगा, यहां पे आ जाएगा 2y = 48, y की वैल्यू 24। मान लो यहां पुट कर दी तो x की वैल्यू 40। पहली क्लास में 40 बच्चे हैं, दूसरी क्लास में 24। अब देख लो क्या होगा आंसर, 40-24 कौन सा अनुपात है, 5:5। और देखो जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन पेपर में आए ना, फटाफट चेक भी कर लो कि जो हमारा आंसर है वो डाटा को मैच कर रहा है। पहली क्लास में 40 बच्चे, दूसरी क्लास में 24। अगर 24 वाले से 8 उठ के इधर आएंगे तो यहां 48 हो जाएंगे, वहां 16 रह जाएंगे, 3 गुना हो रहा है। इस 40 से 8 उधर जाएंगे, वहां भी 32 हो जाएंगे, यहां भी 32 बराबर हो रहा है, यानी कि ये सही आंसर है। तो पहली क्लास में 40 बच्चे, दूसरी क्लास में
24 बच्चे, अनुपात आ गया 5:3। ठीक है, और कौन सा कह रहे थे परसेंटेज का? 16 नंबर। ये 16 ना हम वैसे पढ़ेंगे जब हम औसत पढ़ेंगे, बट मैं अभी बता देता हूं एक क्वेश्चन, बट वैसे हम इसको औसत में पढ़ेंगे। ये अभी प्रतिशत में क्यों दिया हुआ है? क्योंकि लास्ट में पूछा कुछ प्रतिशत से रिलेट करता हुआ। तो एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, जरा ध्यान से सुन लो क्या दिया गया। क्वेश्चन है किसी कंपनी में सभी कर्मचारियों का मासिक औसत वेतन 5,000 रुपए, यानी कि सारे एम्प्लॉइज की एवरेज सैलरी देखोगे तो कितनी है? 5,000। पुरुषों की सैलरी, पुरुषों की सैलरी जो है 5200 रुपए, महिलाओं की सैलरी 4200 है। कह रहे कंपनी में कितने प्रतिशत पुरुष कर्मचारी? जैसे सपोज मैं आपको बोलूं कि आपकी क्लास में, ठीक है, जितने लड़के हैं उनको 5200 रुपए मिल रहे हैं, जितनी लड़कियां उनको 4200 रुपए मिल रहे हैं, और पूरी क्लास का एवरेज जो आ रहा है वो 5000 आ रहा है। अब क्वेश्चन है लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। या तो आप ऐसे कर लो कि मान लो पुरुष एक्स थे एक सेकंड के लिए और महिलाएं वाई थी। अगर पुरुष एक्स थे तो टोटल पैसे पुरुषों में कितना बटे? 5200 एक्स। हर पुरुष को 5200 मिले तो 5200 एक्स, महिलाओं को 4200 इज इक्वल टू एवरेज कितनी आ रही है? 5000। और टोटल लोग कितने हैं? बस यहां से सॉल्व करना है। 5000 एक्स है या 5200 एक्स है? ये 5000 इधर उठ के आएगा तो 200 एक्स, ये 4200 वाई इधर आएगा तो 500 वाई। तो यहां से अगर आप एक्स और वाई का अनुपात लोगे, यानी कि अगर 4 पुरुष हैं तो 1, अब अगर 4 पुरुष और 1 महिला है तो पुरुषों की कितनी प्रतिशत है? 4 बटा में 5, 4 बटा 5 इंटू 100 कितना हुआ? 80%, यानी कि पुरुष 80%। ये समझ आ गया सबको? और इसको हम औसत में भी पढ़ेंगे, बट एक ये डाउट था। और रह गया किसी का जिन्होंने आगे भेजे हैं डाउट? ये कुछ लिखा था परसेंटेज का 16 और परसेंटेज का 19। ठीक है, 16 हमने कर लिया है। अब देखो जैसे किसी ने ऐसे लिख के भेज दिया है परसेंटेज का 16, 19, नंबर सिस्टम 62, 17, बिल्कुल सही है, पर साथ में शीट भी भेजनी होती है। शीट मेरे पास नहीं है ना यहाँ पे, तो मेरे पास सारी शीटें पड़ी हो तब तो ठीक है। अब आप शीट ना भेजो, ऐसे ही लिख दो, ठीक है, तो गड़बड़ होगी। आपको शीट भी, अब जो परसेंटेज तो है अभी, तो परसेंटेज का देख लेते हैं, ठीक है। 19 नंबर सिस्टम वाली शीट नहीं है तो अभी क्वेश्चन नंबर 19 एक और परसेंटेज का। अब पता प्रॉब्लम क्या होती है डाउट सेशन में? जिन लोगों की सोचो डाउट ही नहीं है, वो कितना दर्द महसूस कर रहे होंगे अभी क्लास में बैठे हुए। उनसे पूछो, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो ऐसे बैठे, कोई पूछ रहा है, किसी ने करा था, बैठे वो हुए, ठीक है। ये प्रॉब्लम होती है। बच्चा कहता है साधारण ब्याज पढ़ा दो, ठीक है, उसको पढ़ने में मजा आता है और वो कई साल तक पढ़ता है, ठीक है। बट जिस साल वो पढ़ेगा और अपने डाउट्स पे काम करेगा तभी वो पेपर निकालेगा, वरना 2-3 साल पढ़ेगा, 1 साल डाउट पे काम करेगा, अगले साल दोनों एक साथ करेगा, ठीक है, तभी उसका होगा। जब तक डाउट्स पे काम नहीं करोगे कोई सिलेक्शन नहीं होगा, जितना मर्जी पढ़ते रहो। पढ़ना, रिवीजन, डाउट्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। वरना बहुत सारे लोग देखना बहुत पढ़ते हैं और एंड में मार्क्स नहीं आते, क्योंकि जिंदगी भर पढ़ते रहे, ना उन्होंने रिवीजन के लिए कभी टाइम निकाला, ना उन्होंने अपनी उन गलतियों को ठीक करा जहां पर वो वीक थे। जो अच्छा है वो तो अच्छा है ही, जो खराब है उसी पे तो काम करना है। क्वेश्चन नंबर 19, अभी क्वेश्चन है, जरा यहां पे ध्यान से समझना। बोला गया किसी शहर में 12% परिवार एक वर्ष में 30,000 से कम कमाते हैं। मान लो एक सेकंड में मैंने ऐसे नंबर लाइन बना ली, कुछ लोग हैं जो 30,000 से कम कमा रहे हैं, मैं लिख रहा हूं। उसमें बोला एक परिवार में, किसी शहर में 12% परिवार 30,000 से कम कमाता, तो 30,000 से कम कमाने वाले कितने हैं? 12%। मैंने ऐसे लिख लिया। 6% परिवार 2 लाख से अधिक कमाते हैं। मान लो यहां कहीं 2 लाख है
तो 2 लाख से अधिक कमाने वाले 6% परिवार है। 22% परिवार 1 लाख से अधिक कमाते हैं। अब यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है, उसने बोला 1 लाख से ज्यादा कमाने वाले 22% परिवार है, तो 6 तो ये भी है। यहां कितने आएंगे? 1 लाख से ज्यादा 22% है। अगर ये 6 है तो ये कितना होगा, ये समझना जरूरी है। यहां 22 मत लिख देना, क्योंकि उसने बोला 1 लाख से अधिक कमाने वाले 22% परिवार है। भाई ये 6 है तो ये कितना होगा, 16। क्योंकि अगर उसने ये 22 बताना होता तो वो बोलता 1 लाख से ज्यादा कमाने वाले और 2 लाख से कम कमाने वाले 22 है। बट उसने क्या बोला है, 1 लाख से ज्यादा कमाने वाले 22 है, तो ये 6 भी आ गए और ये 16। तो बीच वाला कितना परसेंट बचेगा बताओ? टोटल तो 100% होता है। 6, 16, 22, 22 और 12 34। 100 में से 34 घटा दिया तो कितना बचा? अब उसके बाद उसने बोला 990 परिवार ऐसे हैं जो 30,000 से लाख के बीच में कमाते हैं। 990 परिवार ऐसे हैं जो 30,000 से 1 लाख के बीच कमाते हैं। यानी कि उसने आपको 66% की वैल्यू बता दी। कितनी? 990। अब कह रहे 1 लाख से 2 लाख के बीच कमाने वाले कितने हैं? यानी कि 16%। यानी कि अब उसने करा क्या, देखो उसने आपको 66% की वैल्यू बता दी। कितनी? पूछ कितने की रहा है, ये पूछ रहे। अब ये तो कर लोगे सॉल्व। अगर 66% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू ये होगी, और 16% की चाहिए तो इनटू। सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ये यहां से काटोगे 15 ही आएगा। 15 इंटू 16 200, तो आंसर 236। एक ये लास्ट और किसी के डाउट रहेंगे, बस ये लेके फिर आगे टॉपिक बात है। एक इसका बस ये एक ही डाउट था जिसका भी है, ठीक है। वो हो गए 7 प्रीवियस ईयर वाले। देखो मैंने आपको 7 क्वेश्चन दिए प्रीवियस ईयर के, 20 दिए प्रैक्टिस वाले। पहले 7 मैं पूछ रहा हूं वो हो गए, तुम कह रहे हो नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो पहले डाउट कहां से पूछना चाहिए? अब ये तो तुम्हें समझना है, ठीक है। हम डाउट पूछ रहे हैं 20। कई लोग मेरे से पता पीछे वाले क्यों पूछते हैं, उनको लगता है मैं पीछे वाले पूछूंगा ना तो सर को लगेगा मैंने ज्यादा पढ़ाई कर रखी है, मैंने आगे के सारे खत्म कर लिए, मैं पीछे। मैं कुछ और ही समझ जाता हूं कि ये वो लोग हैं शुरू ही उल्टा करते हैं, ठीक है। पहले प्रायोरिटी उसको दो जो प्रीवियस ईयर है। हाँ देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 20 है। क्या बोला जा रहा है? एक कपड़ा व्यापारी खरीदते समय मीटर स्केल के बजाय 120 सेंटीमीटर स्केल का उपयोग करता है, लेकिन उसी कपड़े को बेचते समय 80 सेंटीमीटर स्केल का उपयोग करता है। यदि वह नगद भुगतान पर 20% की छूट देता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कहना चाह रहा है? वही कहना चाह रहा है कि सपोज मैं हूं एक शॉपकीपर, मैं जब खुद सामान खरीदने जाता हूं तो 1 मीटर की जगह 120 सेंटीमीटर वाला स्केल ले जाता हूं, यानी कि मैं ज्यादा सामान खरीद आता हूं। बट जब मैं बेचता हूं अपने कस्टमर्स को तो मैं 100 सेंटीमीटर की जगह उन्हें 80 सेंटीमीटर, पर मैं उन्हें 20% की छूट भी दे रहा हूं, ठीक है। तो मेरा ओवरऑल लाभ कितना है? अब देखो जब मैंने खरीदा 100 रुपए लेके गया, सामान कितने का ले आया? 120 का। जो कस्टमर मेरे से लेने आया 100 रुपए का सामान, मैंने उसे दिया कितने का? 80। यानी कि मेरा 80 वाला सामान कितने का बिका? 100। तो मेरा तो 80 वाला गया, तो यहां पे वो लिखते हैं जो शॉपकीपर का, उसे पैसे कितने मिले? 100। फिर वो 20% की छूट भी दे रहा है। 20% कितना होता है? 1/5। यानी कि वो 5 वाला सामान कितने का बेच रहा है? बस अब सॉल्व कर लो। ये 100 से 100 कट गया, ठीक है। 4 के टेबल में ये 20, 20 से ये 6, 5 वाली चीज 6 की बिक रही है, कितने का प्रॉफिट? 1 का। किसके रिस्पेक्ट में? सो 1/5 इंटू 100, 20% प्रॉफिट, 20% का लाभ हो रहा है। तो 20% का लाभ हो रहा है।
इसका इसी शीट का आप कौन सा पूछ रहे थे? थर्ड। थर्ड भी फोर्थ भी। चलो अब क्वेश्चन सुनना। ये क्वेश्चन मैं किसी भी बच्चे से पूछ सकता हूं और मुझे एक भी बच्चा क्लास में ऐसा नहीं चाहिए जिससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो आपका सीसेट निकालना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना और 4 ऑप्शन लिखूंगा और मुझे बताना आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना जरा, कोई कुछ नोट मत करना, सिर्फ यहां पे क्वेश्चन सुनो, ऑप्शन दूंगा, थोड़ी बहुत कॉमन सेंस होगी तो सही आंसर फटाफट पता लगा लोगे। अगर कॉमन सेंस ही नहीं है तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, ध्यान से सुनना। कोई दुकानदार किसी वस्तु को 40 रुपए में बेचकर X% लाभ कमाता है। क्या बोला जा रहा है? कोई दुकानदार किसी वस्तु को 40 रुपए में जब बेचता है तो उसे कितने का लाभ हो रहा है? X%। परंतु जब वह उसे 20 रुपए में बेचता है तो उसे X% की हानि होती है। जब 40 रुपए का बेच रहा है तो X% का लाभ हो रहा है, 20 रुपए का बेच रहा है तो X% की हानि हो रही है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये ऑप्शन है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। जब 40 का बेच रहा है लाभ हो रहा है तो खरीदी 40 से तो कम होगी। जब 20 की बेच रहा है घाटा हो रहा है तो खरीदी 20 से तो। अब बताओ, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया और तुम छोड़ आओ तो वो तुम्हें छोड़ देगा कि इस बच्चे को अभी रहने दो, अगले साल देखेंगे, क्योंकि वो भी कहेगा तुम छोड़ दो, हम भी तुम्हें छोड़ रहे हैं, अगले साल आओ तुम। बताओ, ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए। ये पता किस लिए दिया गया है? ये इसलिए दिया जाता है कि देखें कौन नशे नहीं करके बैठे। ठीक है, ठीक है, कई इतने बैठे हैं ना कि उन्हें ये भी नहीं हो रहा होता पेपर में, फिर वो कहते हैं यूपीएससी बड़ा टफ आ रहा है। यूपीएससी टफ नहीं आ रहा, हमारा लेवल ही खत्म हो चुका है, क्योंकि आजकल हमारी रीलें ज्यादा चलती हैं। ठीक है, ये गड़बड़। अब सोचो ऐसा सवाल पेपर में देना चाहिए, बट दिया उन्होंने। और सोचो कई बच्चे इसे भी छोड़ के आए होंगे। ठीक है, मेरा बस चले ना, जो ये छोड़ के आया मैं उसके 2 नंबर काट लूं, एक क्वेश्चन के काटने 2 काटूं, ये छोड़ दिया तूने। ठीक है, समझ तो आया सबको? एक तरीका तो ये ऑप्शन से, आपको कहता है ऑप्शन से नहीं करना, तो आपको याद होगा मैंने क्लास में ऐसे पढ़ाया था, 40 रुपए की चीज बेची लाभ हो रहा है तो खरीदी 40 से कम की होगी, 20 की बेची तो हानि हो रही है तो खरीदी 20 से। जितने का लाभ प्रतिशत है उतने की हानि प्रतिशत है, यानी कि ये वैल्यू एग्जैक्ट बीच में होगी इन दोनों के, 20 और 40 के एग्जैक्ट बीच में। तो कहता मुझे ऐसे भी नहीं करना, मुझे तो इक्वेशन बना के करना है। अगर कोई चीज क्रय मूल्य पर खरीदे, क्रय मूल्य उसमें X% लाभ हुआ, यानी कि क्रय जमा X% ऑफ क्रय किसके बराबर? और जब हानि हुई है तो क्रय माइनस X% ऑफ क्रय इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। अगर आप दोनों को जोड़ दो तो क्रय जमा क्रय इज इक्वल टू क्रय मूल्य कितना। कुछ क्वेश्चंस तो सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं पेपर में ये चेक करने के लिए कि आप एक्टिव हो या नहीं हो, बेसिक कॉमन सेंस आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अगला एक क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को भी देखो, सोचो कैसे करेंगे। मैं क्वेश्चन यहां लेकर आऊं, ट्राई करना। ठीक है, ये भी आसान है, थोड़ा सोचना जरा। क्या है? बोला यार एक पुस्तक विक्रेता ने X रुपए प्रति पुस्तक की दर से भूगोल की A पुस्तकें बेची, यानी कि यहां प्राइस है और यहां क्वांटिटी है, यानी कि वो कह रहा है X रुपए के हिसाब से A पुस्तक बेची। ठीक है, X + 2 रुपए के हिसाब से A + 2 पुस्तकें बेची हैं, X - 2 के हिसाब से A - 2 पुस्तकें बेची। क्वेश्चन है उसकी कुल बिक्री कितने में हुई, कितने रुपए की हुई है। इसका डाउट बताइए, किसी का था ना भी थर्ड फोर्थ, आपका था। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको बोलूं,
आपने 7 रुपए की 4 किताबें बेची हैं, 8 रुपए की 3 किताबें बेची हैं, 2 रुपए की 11 किताबें बेची हैं, कितने रुपए का सामान बेच दिया? कैसे निकालोगे? 7 रुपए की 4 किताबें बेची, कितने रुपए हुए? 28। 8 रुपए की 3, 24, 2 रुपए की 11, सबको जोड़ लोगे, आंसर आ जाए। यही क्वेश्चन ये है। बस फर्क क्या है, इसमें वेरिएबल आ गए। नंबर हमें अच्छे लगते हैं, वेरिएबल देखते ही कईयों को लगता है, वरना ये क्वेश्चन सिर्फ इतना है। मतलब ये क्वेश्चन क्या पूछा देखा जाए, उसने यूपीएससी क्या चाह रहा है कि कल को मैंने एक मोमोज की रेडी लगा रखी है, मैं मोमोज भी बेच रहा हूं, स्प्रिंग रोल भी बेच रहा हूं, और मान लो एक चीज और बेच रहा हूं, तो मुझे इतना हिसाब तो लगाना आना चाहिए कि अगर 50 रुपए की मोमोज की प्लेट है, मैंने 4 बेच दी, कितने रुपए आ गए? 200। 60 रुपए की स्प्रिंग रोल है, 3 प्लेटें बेच दी, 180। और भी मान लो पेप्सी की बोतल भी बिक रही है, 20 रुपए की है, 4 बेच दी, तो टोटल पैसे जोड़ने तो आने चाहिए। वो इतनी एक्सपेक्टेशन रख रहा है तुमसे, गलत नहीं रख रहा, इतना तो वो चाहता है आए, ठीक है, वही क्वेश्चन। बस फर्क क्या करा उसने, इस बार वेरिएबल के में कर दिया, क्योंकि उसे पता है कई लोग ना वेरिएबल देखते ही दम तोड़ देते हैं। ये यूपीएससी को पहले से पता है, वो वेरिएबल देखेंगे, उनसे पहले ऐसे बोल दो 100 रुपए की वाई चीजें खरीदी हैं, छोड़ देगा वो, x इंटू वाई नहीं करेगा, उसको वो गड़बड़ लगेगी। बट वेरिएबल आते हो क्वेश्चन छोड़ेगा। अब यहां यही पूछा कितनी बिक्री। अब एक सेकंड लिए ऑप्शन देखते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन। 3x प्लस 3a, 3ax प्लस 8, 9ax और x क्यूब a क्यूब। पहली बात, मान लो आपको वेरिएबल से डर लगता है और आप इस तरह के क्वेश्चन करना चाहते हो, तो आप x और a की वैल्यू अपनी मर्जी से रख लो। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक सेकंड x को भी 4 रख देता हूं, a को भी 4 रख देता हूं। एक सेकंड ले देखते हैं, ये 4 ये 4, तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। 4 रुपए की 4 चीजें बेची, कितने आए? 16। 6 रुपए की 6 चीजें बेची, 2 रुपए की 2, सबको जोड़ लो, ये मुझे आसान लगता है। कितना आया? 16, 36, 52 और 4। देखो कहां पे 4 4 रखने पे 56 बन रहा है। 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 4 12, 56 नहीं बना। 3 इंटू 4 इंटू 4 48 प्लस 8 56 बन गया। बट अगर आप वैल्यू रख रहे हो तो आपको चारों चेक करनी पड़ेंगी, आप यहां रोक नहीं सकते पेपर में। अब आपने ये चेक करा, मैच नहीं करा, ये चेक करा, मैच नहीं करा, तो ये आंसर है। पर अगर मान लो कोई और भी मैच कर जाता तो फिर आपको दूसरी वैल्यू ट्राई करनी पड़ेगी। ये समझ आया? अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मल्टीप्लाई करो, एक्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू ए, एक्स प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई? एक्स माइनस 2 को किससे? अब देखो कोई थोड़ा सा स्मार्ट हो अगर पेपर करते वक्त तो ये सोचेगा ये ऑप्शंस है, वो देखेगा नंबर आ भी रहा है या नहीं आ रहा। भाई एक्स इंटू ए कोई नंबर नहीं आया, 2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 से होगा 4 जमा 4 8 आना चाहिए ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, वो समझ जाएगा आंसर ये। नहीं तो ये सॉल्व करना है, एक्स इंटू ए एक्स ए, एक्स इंटू ए एक्स ए प्लस 2x प्लस 2a प्लस 4 प्लस एक्स ए माइनस 2x माइनस 2a प्लस -2a प्लस 2a कट गया, -2x प्लस 2x कट गया, x ए 3ax 4 4। ये समझ आ गया सबको? ठीक है, और अब ये रख लो डाउट्स इनके भी यहां हो गए, जितने थे ये शीट देख लो जिन जिन के हैं, ये तो हमने कर ही लिया। ठीक है, सो अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है साधारण ब्याज। ठीक है, ठीक है, टॉपिक्स तुम्हें मैंने सारे बता दिए हैं क्या क्या है, टाइम भी बता दिया है कि ये हमारा सिलेबस नेक्स्ट फ्राइडे या सैटरडे तक खत्म हो जाएगा, तो इतना ही टाइम हमारे पास है, फ्राइडे नहीं तो अपर लिमिट सैटरडे। ठीक है, इस वीक वाला नहीं, अगले वीक वाला। ठीक है, तो मैं सर ये चाहता हूं कि जितना काम तुम्हें दिया जाए उतना जरूर कर लेना। आज तो पहली क्लास है तो होमवर्क होगा नहीं, क्योंकि टॉपिक अभी शुरू करेंगे, कल से मिलेगा। और पहले दिन मेरे को लगता है कई लोगों को जागने में भी टाइम लग जाता है, क्योंकि रीजनिंग से एकदम मैथ्स हुआ
तो कई लोगों को एक दिन लगता है, हाँ अब आ गए हैं ये, ठीक है, तो आज वो मूड बनाएंगे, ठीक है, कल से फिर उनकी सही क्लास चलेगी, ठीक है। तो जितने भी आपको क्वेश्चंस मिले उनको ढंग से कर लेना, ठीक है, और थोड़ा पढ़ते जरूर रहो, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो फिर डाउट सेशन का फायदा नहीं होता। डाउट सेशन का उन्हीं लोगों को फायदा है जो क्वेश्चंस करेंगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं डाउट्स का, ठीक है। अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो टॉपिक है ये बहुत कम पूछे जाते हैं हमारे पेपर में, ठीक है। तो हमारे पेपर में वैसे ये दोनों टॉपिक्स के क्वेश्चन बहुत कम है, क्या पूछे गए वो भी मैं बात करूंगा, ठीक है। बट पढ़ना है हमें टॉपिक की, हमें बेसिक आइडिया जरूर हो टॉपिक का, ठीक है। और मुझे लगता है रियल लाइफ में इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। आपको ब्याज की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे नहीं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, आज नहीं बढ़ेंगे कल ही बढ़ेंगे, ठीक है। बट कोई नहीं, 1-2 मिनट बात समझ ले। देखो अगेन ये टॉपिक ना बहुत सिंपल है, इस पूरे टॉपिक में आपको क्या ध्यान देना है। जब भी आप ब्याज की बात करो पहले आपको ये बताओ ब्याज होता क्या है। अगर मैं बात करूं क्या होता है ब्याज, बेसिकली ब्याज अगर समझूं बेसिक टर्म्स में, मैं अगर किसी के यहां रूम किराए पे लेके रह रहा हूं तो मैं उसे किराया देता हूं, क्यों, क्योंकि उसका रूम यूज कर रहा हूं, किसी और का यूज मैं कर रहा हूं तो मैं उसे पैसे दे रहा हूं उसका रूम यूज करने के। ऐसे ही मान लो मैं किसी के पैसे यूज कर रहा हूं तो मैं उसका पैसा यूज करने के लिए कुछ उसे पे कर रहा हूं, वही ब्याज है। जैसे आप रूम के लिए किराया दे रहे हो, मैं किसी और का पैसा यूज कर रहा हूं और उसके लिए क्या दे रहा हूं, ब्याज, ठीक है। अभी क्लास फिर बंद हो गई है, ये अभी चल रहा, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो ब्याज जो है बेसिकली आप किसी का पैसा यूज कर रहे हो उसके लिए आप कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, उसको क्या बोला जाता है, ब्याज। दो तरह के ब्याज है जो हमें पढ़ने, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि। देखो मैंने आपको क्या बोला कि पेपर में इसके क्वेश्चंस कम है बट रियल लाइफ में इंपॉर्टेंस काफी है। क्यों इंपॉर्टेंस काफी है, आप अपने आसपास ही देखते होगे कि लोग ब्याज पे पैसा लेते हैं, ठीक है। हम लेते हैं, हमारी फैमिलीज में कोई लेता है, तो हमें ब्याज की बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो इतने गलत रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे लेके बैठे होते हैं कि वो उस चक्कर से बाहर ही नहीं आ पाते। दे स्पेंड 10 years ऑफ देयर लाइफ जस्ट इंटरेस्ट। अब आप सोचो, जबकि वो पैसे भी ठीक कमा रहा है बट कभी उसने पैसे लिए थे वो आज तक दिए जा रहा है। आजकल तो ऐसे तरीके आ गए हैं जहां पे वो लोगों को फंसाने के लिए बैठे हैं। जैसे आप देखो बहुत सारी चाइनीज एप्स आ चुकी हैं जो आपको लोन 2 मिनट के अंदर दे देती है। अब सोचो चाइनीज एप्स हैं 2 मिनट में लोन दे देते हैं। अब लोगों को लगता है ये तो बहुत बढ़िया है, मुझे तो कोई वैसे ही नहीं दे रहा, ये तो फटाफट दे रहा है, मेरे को मेरा दोस्त पैसे नहीं दे रहा, ये 2 मिनट में दे रहा है, तो सोचते हैं ले लें, ठीक है। और आपने अगर सुनो बहुत सारे सुसाइड केसेस हो गए इस चक्कर, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने ब्याज पे पैसा तो ले लिया
क्योंकि वो पैसे तो 2 मिनट में दे देते हैं, ठीक है, टू सर्टेन लिमिट। ऐसा नहीं है कि तुमको 2 करोड़ दे दो तो 2 करोड़ दे देंगे, ठीक है। जब आप अपने फोन से डाटा डालते हो, आपका आधार नंबर, पैन नंबर कुछ मांग रहे, उसके बाद वो आपको पैसे रिलीज कर देते, बट उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है कितने हैं? 35-40% पर मंथ, 40% ब्याज, 40% ब्याज। और आप सोचो बैंक हमें कितना देता है सेविंग अकाउंट्स में। अगर आप बैंक में पैसा रखो तो सेविंग अकाउंट में लगभग 5% साल का, और चाइनीज ऐप महीने का कितना ले रही है? 40%। कई लोग सोचते हैं डिफॉल्ट करें, तो वो जैसे आपने अपना डाटा एंटर करा होगा, उस फोन में जितने आपके कॉन्टैक्ट्स हैं सबकी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। उसके बाद वो बहुत सारी वीडियोस बना लेते हैं, मॉक्ड वीडियोस हैं। प्लस अगर उन्हें पता चल जाए, सपोज मैं यहां जॉब कर रहा हूं खान ग्लोबल स्टडीज में, और मैंने लोन ले लिया, अब मैं पैसे नहीं देना चाह रहा, मैं सोचता हूं छाना बनता हूं, नहीं देता पैसे, वो क्या करेंगे? कहीं से भी खान सर का मेल आईडी निकालेंगे, लिखेंगे नीरज सर डिफॉल्टर है, इन्होंने हमसे इतने पैसे लिए हुए हैं, चुका नहीं रहे। वो डाटा निकाल लेते हैं जो आप सोच भी नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि मैं कुछ लोगों से मिला ऐसे जिनके साथ ऐसा हुआ है, और जब मैं उनकी सिचुएशन सुन रहा था, गलती उनकी भी है क्योंकि उन्होंने उस टर्म्स कंडीशन को या तो ध्यान नहीं दिया या उन्हें पता था, उसके बावजूद भी उन्होंने लिए। क्योंकि ब्याज पे जनरली पैसा कब लेगा कोई इंसान? जब उसे जरूरत होगी। अगर मैं बात करूं, एक मिडिल क्लास आदमी ब्याज पे पैसा तब लेता है जब सपोज किसी को अपने बच्चे की फीस भरनी है। पेरेंट्स अपने लिए तो चीजें कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, पर सोचते हैं बच्चों के लिए नहीं करनी, अब फीस भरनी है। उन्हें पता है मेरी सैलरी सपोज आनी है, मेरा कुछ काम होना, उससे पैसे आने हैं, वो ब्याज पे उठा रहे। बट ब्याज ये पता होना जरूरी है, 1%, 2%, ठीक है। क्योंकि हमारे इंडिया में कॉन्सेप्ट अलग है, जो जितना गरीब है ना, या जिसकी जितनी हालत खराब है, उसको उतना महंगा मिलता है, जो जितना सॉलिड है उसे उतना। आप सोचो, अगर मान लो मुझे ब्याज पे पैसा लेना है, तो मान लो मेरे को 1% पे मिल जाएगा, 1% महीने के हिसाब से। आप सोचो, यही कोई आदमी जिसका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, करोड़ों रुपए की रोज की ट्रांजेक्शन हो रही है, वो शायद वही ब्याज पे 0.8% पे ले लेगा, ठीक है। अब यही पता चलेगा अंबानी 0.6 पे ही ले लेंगे, ठीक है। आप सोचो, जितना पावरफुल होता जाएगा, जितना वो सॉलिड है, उतना सस्ता भी, और उनके लिए तो यही कमाई है, ठीक है। वो देखा जाए बैंक से लेके ही हमें दे दें तो ही कमा जाएंगे, ठीक है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि बेसिक नॉलेज ब्याज की होनी जरूरी है, प्लस खुद तो सीखो ही सीखो, अपने आसपास वालों को भी ब्याज सिखाओ, कोई बेचारा ऐसे ब्याज के में ना फंसाओ। क्योंकि मैं कई लोगों को देता हूं, लिया था 1 लाख रुपए ब्याज, दे चुका 4.5 लाख, और जिससे लिया था लाख रुपए, वो आज भी उसे कह रहा लाख तो लेता, क्योंकि 3 साल में 4.5 लाख दे चुका है, लाख रुपए अभी भी रहता है, ठीक है, जो लिया था। तो वो ब्याज के चक्कर से कभी बाहर ही नहीं आ पाएगा, ठीक है। सो बहुत ही कुछ लोग ऐसी टर्म्स कंडीशन बना देते हैं, 5% महीना, 10%, और ये चाइनीज ऐप तो 35-40%, ठीक है, और काफी गलत है, ठीक है, वो छोड़ देते। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ब्याज, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, नेक्स्ट में दोनों खत्म कर लेंगे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। आज के लिए सिर्फ इतना, बट नेक्स्ट क्लास फिर हमारी 6 बजे तक चलेगी, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ